हेलो दोस्तों। आज हम लोग 2023 से और 2024 फरवरी तक के संपूर्ण करंट अफेयर को एक साथ में देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये पूरे जो करंट अफेयर होंगे ये ई दृष्टि की पुस्तक से लिए गए हैं। तो पूरी ई दृष्टि घटना चक्र जो है वो आपको 1-1.5 घंटे के वीडियो में कंप्लीट मिल जाना है, जहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो ये 10 से 12 जनवरी के बीच में किया गया है 2024 के मध्य में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? एथिलीन क्रैकर परियोजना, ये ध्यान में रखना है कि एथिलीन क्रैकर परियोजना की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? बीना जिले में की गई है। इसका नाम है बीना रिफाइनरी, ये याद में आपको रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी देने वाला राज्य का पहला नीति कौन बनाया है? तो उत्तराखंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि भारतीय सेना द्वारा पूर्व सैनिक और जो शहीद हो गए हैं उनके परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन। यहां से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्रोजेक्ट नमन जो है वो किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कब तक बढ़ाया गया है। तो 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, कहां से की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी, ये ध्यान में रखना है। क्या था इस योजना में? तो इस योजना में शामिल था कि 8 करोड़ सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर या रसोई सिलेंडर जो है वो वितरित किए जाने थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? प्रश्न का मतलब क्या है कि अपने देश में आपको बताना है ऐसे 3 शहर जिनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक हो। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो उनके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान इंदौर को मिला है, दूसरा आगरा उत्तर प्रदेश में और तीसरा ठाणे महाराष्ट्र में मिला है। तो इंदौर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश और ठाणे महाराष्ट्र को मिला है। ये 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये ध्यान में रखिएगा कि किस स्टेशन का नाम रखा गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? जटायु क्रूज सेवा कहां प्रारंभ की गई है? तो सरयू नदी में प्रारंभ की गई है, यह ध्यान में रखना है। फिर अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया जा रहा है? ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान में आपको रखना है, ये फिर से वही आ गया। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया जा रहा है? तो चित्रकूट में बनाया जा रहा है। किस जिले में बनाया जा रहा है? तो चित्रकूट में बनाया जा रहा है, यह ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया था? आयुष्मान भव का जो उद्घाटन है ये गुजरात में गांधीनगर से किया गया था और ये डिजिटल रूप में किया गया था। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। आयुष्मान भव ये क्या है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तो उसी से ये संबंधित है। अगले पेज पे देखते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था उसके दूसरे चरण के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस राज्य का दर्जा दिया गया?
थोड़ा सा हमें समझना है कि ODF प्लस क्या होते हैं। तो ऐसे गांव या ऐसे जिले या ऐसे राज्य जो पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो चुके हों, यानी जहां पर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता हो, प्रत्येक घर में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो, तो ऐसे के तहत जो है ODF प्लस राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? जो 100% ODF हो गया हो, तो वो उत्तर प्रदेश है। किस चरण में? दूसरे चरण में दिया गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला है कि पहला नीलगिरी तहर दिवस कहां मनाया गया? तो नीलगिरी तहर दिवस मनाया गया है तमिलनाडु में, मनाया जाता है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह ध्यान में रखना है कि नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किस राज्य के संदर्भ में है? तो ये तमिलनाडु के संदर्भ में है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाने वाला ये तहर एक जीव है और वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है। कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? संविधान सदन कहा जाएगा। पुराने संसद भवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पुराने संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1921 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1921 में पुराने संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था। कब बन के तैयार हुआ? तो 1927 में लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। 1927 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। ये ध्यान में आपको रख लेना है। ऐसे संविधान सदन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक इसी में आयोजित की गई थी। ये ध्यान को में रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है कि आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? वननेस, एकात्मकता या एकता का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े पोषक रहे हैं। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। हिंदू धर्म को पुनः उन्होंने स्थापित की थी। कहाँ पैदा हुए थे? तो ये केरल के कलाडी गांव में पैदा हुए थे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में उस समय के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस या एकात्मकता की मूर्ति का अनावरण किया था या उद्घाटन किया था। यह ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो आइए देखते हैं। तो महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है 20 सितंबर को। ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 सितंबर को। और राज्यसभा में कब पारित हुआ? 21 सितंबर को। दोनों डेट महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि जो महिला आरक्षण विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित हुआ है? 20 सितंबर को। और राज्यसभा में कब पारित हुआ है? 21 सितंबर को पारित हुआ है। अगला है कि ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो 128वां संविधान संशोधन है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ या उसे मंजूरी दे दी गई है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये ध्यान में रखना है। अगला है कि हाल ही में सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन एक प्राणी है जो कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये ध्यान में आपको रखना है। आप देख रहे होंगे कि ये सारे प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक प्रश्नों को अलग अलग से चुन के उठाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देखेंगे तो ये पूरे 1 साल के करंट अफेयर हैं जो आपके तैयार हो जाने हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। थोड़ा सा जान लेते हैं विश्वकर्मा योजना के बारे में कि क्या है विश्वकर्मा योजना। तो इस विश्वकर्मा योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से की थी 15 अगस्त के दिन। ये ध्यान में आपको रखना है। उसी दिन पीएम प्रणाम योजना आया था और मिष्टी योजना आई थी। पीएम प्रणाम योजना और मिष्टी योजना, ये 3 योजनाएं शामिल की गई थी। तो प्रणाम योजना किससे संबंधित है और मिष्टी योजना किससे संबंधित है, ये दोनों आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी
MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ उद्घाटन किया है? तो कहाँ उद्घाटन किया है? यशोभूमि में इसका उद्घाटन किया गया है, ये ध्यान में आपको रखना है। MICE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यशोभूमि में इसका उद्घाटन किया गया है, ये ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न है कि MICE का पूरा नाम क्या है? तो MICE का पूरा नाम है मीटिंग, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस और इनहेबिटेशन। ये याद में रखना है आपको कि MICE का पूरा नाम क्या है। तो M फॉर मीटिंग, I फॉर इनिशिएटिव, C फॉर कॉन्फ्रेंस और E फॉर एक्सहेबिटेशन, यानी बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना प्रारंभ की है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बीना मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है, एथिलीन क्रैकर परियोजना की। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो वही प्रश्न रिवीजन हो गया है कि उत्तराखंड ने मंजूरी दी है, ये ध्यान आपको रखना है। और पूर्व सैनिकों और शहीदों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है, अभी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना है हमें। तो अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? सामऊ शहीद स्मारक भी है और सामऊ के नाम से एक पुस्तकालय भी है। तो कहां बनाया गया है? गांधीनगर, गुजरात में बनाया गया है। उद्घाटन किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यहां से ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय है वो कहाँ है? गांधीनगर में। और उद्घाटन किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। अब सामऊ जो क्रांति है या स्मारक है वो किससे संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? युवाओं के विकास के लिए कौन सा जो है सरकारी मंच लॉन्च किया है या पोर्टल? मेरा युवा भारत पोर्टल। युवा विकास के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गंगेय डॉल्फिन को, जो गंगा नदी में पाई जाती है गंगेय डॉल्फिन, इसको जो है जलीय जीव घोषित किया गया है, राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये ध्यान में रखना है। आपको बताना है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बन गया है? हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बन गया है? तो ये है हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर। कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में। अब ये तट मंदिर क्या है और तमिलनाडु में जो स्थित है? तो जो तट मंदिर हैं इन्हीं को कहा जाता है महाबलीपुरम का मंदिर। क्या कहा जाता है? महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर कहा जाता है या मामल्लपुरम का मंदिर। क्या कहा जाता है? मामल्लपुरम का मंदिर कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये तट मंदिर किसने बनवाया था? अगर आ जाता है कि तट मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे आप यहां से। अच्छा, ये जो मंदिर हैं थोड़ा सा इनके बारे में हम और बता दें। आपको बताना है कि तट मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ये जो तट मंदिर हैं इनको सप्तरथ मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तरथ मंदिर कहते हैं। ठीक है ना, सप्तरथ मंदिर। इनमें द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, इस तरह से रथ मंदिर बने हुए हैं। अच्छा, इन्हीं के बारे में एक और बात जान लीजिएगा कि इन्हीं को श्वेत पैगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पैगोड़ा कहते हैं। ब्लैक पैगोड़ा किसे कहते हैं? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोड़ा कहते हैं। जबकि श्वेत पैगोड़ा किसे कहते हैं? तो मामल्लपुरम के मंदिर को या महाबलीपुरम के मंदिर को श्वेत पैगोड़ा कहते हैं। इसी को तट मंदिर कहते हैं। तट के किनारे स्थित होने के कारण इनको तट मंदिर कहते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। कमेंट करके आप बताएंगे कि इनका निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। चलिए, अगला है कि देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया है। तो जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान ने। अच्छा, पहला राज्य कौन था जिसने जाति आधारित जनगणना या सर्वेक्षण करवाया? बिहार। दोनों बातें कि जाति पर आधारित जनगणना या सर्वेक्षण किसने करवाया है? तो बिहार राज्य ने। और दूसरा कौन सा राज्य बन गया है ऐसा? तो राजस्थान बन गया है।
अगला है कि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया है? पंप भंडारण परियोजना, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है नीमच जिला। तो मध्य प्रदेश के नीमच में भारत का सबसे बड़ा या भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना शुरू की गई है। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी है। जब भी भारत में पहला या सबसे बड़ी इस तरह से कोई प्रोग्राम शुरू होता है या प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो आने वाले परीक्षाओं में अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस हिसाब से इसको आप तैयार करके रखेंगे। क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। और कहाँ स्टार्ट की गई है? तो नीचम मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लहोनक झील किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी लहोनक झील। तो लहोनक झील कहाँ पड़ती है दोस्तों? सिक्किम में पड़ती है। लहोनक झील कहाँ पड़ती है? तो सिक्किम में पड़ती है। अब अगला है कि विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? विजयपुर औरैया फूलपुर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को किसने समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 इसको हम दोस्तों शॉर्टकट में कहते हैं साइट्स। तो साइट्स 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? साइट्स 2 का उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसका क्या मतलब है कि जो हम ऐसी चीजें यूज करते हैं, मान लीजिए पॉलीथीन का यूज होता है या ऐसी किसी चीज का यूज हम करते हैं तो उसको हम जो है चक्रित कर सकें, यानी कि उसको हम रिसाइकिल करके फिर से अर्थव्यवस्था में उपयोग कर पाएं, फिर से उसका यूज कर पाएं। इसी से संबंधित है साइट्स 2.0 और ये शुरुआत कहाँ किया गया है? नई दिल्ली से शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इटावा में। भेड़ बकरियों का पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इटावा में। आपको बताना है कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये मखदूम में है। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? तो मखदूम में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन आयोजित किया गया? तो शक्ति वंदन जो कार्यक्रम था दोस्तों ये गोंडा में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? गोंडा में आयोजित किया गया था। शक्ति वंदन कार्यक्रम जो है ध्यान में रखना है कि देश का सबसे बड़ा जो कन्या पूजन कार्यक्रम था उसका नाम क्या रखा गया है? तो शक्ति वंदन रखा गया है। ये ध्यान में रखना है हमें। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर गए थे तो वहां पे कोई एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर वो गए थे। उस मंदिर का क्या नाम है? सांवरिया सेठ मंदिर। अब ये परीक्षा में इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि किस मंदिर पर गए थे। परीक्षा में पूछा जाएगा कि सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि ISO 9001-2015 का प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ बना है? यानी कि ISO से प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन सा है? तो भोपाल महिला थाना है मध्य प्रदेश में। ये ध्यान में रखिएगा कि ISO से प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन सा है? तो भोपाल का मध्य प्रदेश। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या दिया गया है? तो नमो भारत। रैपिड रेल सेवा क्या है? तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यानी छोटे छोटे स्थानों को के बीच परिवहन को बढ़ाने के लिए रैपिड रेल सेवा शुरुआत की गई। इसका नाम क्या दिया गया? नमो भारत नाम दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? ऑपरेशन चक्र 2 एक अभियान है जिसे किसने शुरू किया है दोस्तों? तो CBI ने शुरू किया है। ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसने शुरू किया है? तो CBI ने शुरुआत किया है। अब अगला देखिएगा कि यह अभियान जो है ये हम पढ़ चुके हैं कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है भोपाल थाने ने महिला के लिए, रैपिड रेल सेवा नमो भारत के नाम से, और ऑपरेशन चक्र 2 जो है वो CBI या केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारंभ किया है। अब किस लिए प्रारंभ किया है?
तो जो है साइबर अपराध जो हैं इसी के लिए शुरुआत किया गया है। अब यहां से ये प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन चक्र या ऑपरेशन चक्र 2 किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे कि साइबर अपराध से संबंधित है। और अगर कहा जाए कि इस पर लगाम लगाने के लिए किसने शुरू किया है, तो सीबीआई या केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 2 का आरंभ किया है, साइबर अपराध को रोकने के लिए किया गया है। इतनी बातें हमें इस संदर्भ में ध्यान में रखना है। ये जो करंट अफेयर है आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों की प्रकृति को देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न ध्यान में रखना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक का उद्घाटन किया है। तो हमने पढ़ा था कि समाऊ शहीद स्मारक कहां बनाया गया था, तो गांधीनगर में बनाया गया था। कहां बनाया गया था, गांधीनगर गुजरात में बनाया गया था। और समाऊ जो है वो किससे संबंधित है, तो 1857 के क्रांति से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, तो 1857 के क्रांति से संबंधित हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, तो मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया, गंगे डॉल्फिन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना, तो तट मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ये बनाया गया। आगे देखते हैं हम। तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, तो एम्स देवघर झारखंड में। कहां पर किया गया है, तो एम्स देवघर में झारखंड में किया गया है। 10,000वां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिले जिले में खोले जाने की घोषणा की गई थी, तो उसी के तहत अब तक 10,000 खुल चुके हैं। तो जो 10,000वां है ये 30 नवंबर 2023 को खोला गया था। कहां पर, देवघर झारखंड में खोला गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला है आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना थी, ये ध्यान आप रखिएगा। तो इसलिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है, तो 17 से 30 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यह संगम का आयोजन कहां हुआ है, तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। नाम से ही आप पहचान जाएंगे कि काशी जुड़ा है, तो वाराणसी में आयोजित हुआ है। और कब आयोजित हुआ है, तो 17 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के काशी में आयोजित हुआ है। गुजरात ने किस मछली को अपनी राजकीय मछली घोषित किया है, किस मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया गया है, तो एक मछली है घोल मछली। कौन सी मछली है, मछली का नाम है घोल मछली, तो इसी को अपना राजकीय मछली घोषित किया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है, तो केरल का। केरल ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र के साथ में समझौता किया, जो विश्व पर्यटन संगठन है उसी के साथ में समझौता किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का केरल राज्य है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ये तेलंगाना में बना है, सिद्धपेट में। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना है, तो बेंगलुरु में बना है। कहाँ बना है, बेंगलुरु में बना है। अगर मंदिर पूछेगा 3D तो तेलंगाना के सिद्धपेट मंदिर है, और अगर डाकघर पूछेगा तो बेंगलुरु है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर के शिक्षा से संबंधित है साथी पोर्टल, इसे लॉन्च किया है। साथी का पूरा नाम क्या है, तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर से देखिएगा कि साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। नाम क्या है पूरा, तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए एक साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस पर विभिन्न तरह की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाया करेगी। और किसने इसे विकसित किया है, तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। लॉन्च किसने किया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है
कि अग्नि पहल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि पहल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय जो है उन्होंने अग्नि पहल लॉन्च की है। इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ये महत्वपूर्ण है, इसको स्टार करके रखिएगा कि अग्नि पहल किससे संबंधित है। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, यानी आयुर्वेद के आधार पर, आयुर्वेद हम जानते हैं कि जो आयुर्वेद है 4 वेदों के उपवेद लिखे गए, तो उन्हीं में एक उपवेद है आयुर्वेद जिसे धन्वंतरी ने लिखा था। तो इसमें चिकित्सा के बहुत सारे तरीके बताए गए थे। तो उन्हीं के आधार पर जो है अग्नि नाम से एक फिर से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, पहल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिससे कि जो पुरानी चिकित्सा पद्धति थी उसे विकसित किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। अगला है कि किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया गया। विकसित भारत के लिए एक संकल्प यात्रा शुरू की गई है, और कहां से शुरू किया गया है? तो खूंटी झारखंड से, झारखंड के खूंटी से इसे शुरू किया गया है। अगला है कि किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार, प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार या हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया? तो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। यही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है, आईआईटी कानपुर में। अगला है कि कैश फॉर क्वेरी घोटाला एक मामला आया, उसमें संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य कर दिया गया? तो महुआ मोइत्रा को, किसकी थी? तो वो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया, अयोग्य कर दिया गया। कौन सा मामला है? कैश फॉर क्वेरी मामला है, उसमें इनको दोषी पाया गया और इसलिए महुआ मोइत्रा को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। ये लोकसभा की सदस्य थी। अगला है कि ये कहां से लोकसभा की सांसद थी? तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी से थी, और कैश फॉर क्वेरी यानी नकदी के मामले में ये जो है दोषी पाई गई और इसीलिए इनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब एक प्रश्न यहाँ पॉलिटी का है कि किसी सांसद को लोकसभा सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसका होता है? ये एक महत्वपूर्ण है। तो अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसका होता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह इस बात को तय करता है, राष्ट्रपति को बताता है और राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता से ऐसा करता है। अगला ध्यान रखना है कि किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई थी। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई थी। अगला है कि जो क्राइम रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें इसकी रिपोर्ट दर क्या है? तो भारत में अपराध दर 2021 में कितना था? 445.9। अब घट गया है 2022 में, कितना हो गया है? 422.2। 2021 में जो अपराध दर था वो लगभग 445 था और 2022 में कितना रह गया है? तो 422 रह गया है। यानी कि भारत में जो अपराध है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेट क्या है? तो 422 है लगभग। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध कहां पर होता है? तो कोलकाता में जो है वो सबसे कम अपराध होता है। ये अपराध की दृष्टि से सुरक्षित शहर है भारत का। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल कहां बनाए गए हैं? तो गुरुग्राम हरियाणा में बनाए गए हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहां बनाया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। अब यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरोग्य मैत्री एंड क्यूब क्या है? तो हम कहेंगे कि यह एक पोर्टेबल अस्पताल है, गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है और विश्व का पहला है। इसे किस परियोजना के तहत बनाया गया है? जो ये पोर्टेबल अस्पताल है ये किस योजना से संबंधित है? किस योजना के नाम से बनाया गया है? तो भीष्म परियोजना के नाम से इसको बनाया गया है। किस परियोजना के नाम से बनाया गया है? तो भीष्म परियोजना के नाम से इस अस्पताल को बनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में पहला है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है?
तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क जो है ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी यानी रहने लायक जो शहर हैं उनमें वो रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मर्सर नाम की एक संस्था है वो जारी करती है। यानी रहने लायक सबसे अच्छे शहर दुनिया में कौन से हैं इससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कौन जारी करता है? मर्सर नाम की एक संस्था जारी करती है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी। अब ये इसमें कितने शहर शामिल किए गए थे? तो 241 शहर शामिल किए गए थे। शीर्ष कौन शहर हैं? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्विट्जरलैंड में है ज्यूरिख और न्यूजीलैंड में है ऑकलैंड। ऑकलैंड एक द्वीप है न्यूजीलैंड का। तो ये दुनिया के सबसे अच्छे शहर हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है, यानी दुनिया में रहने लायक सबसे अच्छे शहर से संबंधित एक रिपोर्ट आती है तो वो जारी कौन करता है? तो मर्सर नाम की संस्था जो है इसे जारी करती है। अब बात आती है कि इस बार वाले में जो 2023 में आया इसमें कितने शहर शामिल किए गए थे? तो 241 शहर शामिल किए गए थे। दुनिया में सबसे अच्छा शहर कौन सा है रहने लायक? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दूसरा कौन सा है? तो ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। और तीसरा कौन सा है? तो ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का। ये दुनिया में रहने लायक सबसे अच्छे शहर हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अब यही बात करते हैं कि आखिर कितने भारतीय शहर इसमें शामिल किए गए। दुनिया में अच्छे रहने लायक जो शहर की सूची है मर्सर जारी करता है उसमें भारत से 7 शहर शामिल किए गए। यानी भारत के जो 7 शहर हैं वे वर्ल्ड लेवल पर हैं रहने लायक जगहों में। पहला स्थान किसका है? तो हैदराबाद का है, तेलंगाना का। देखिए भारत में हैदराबाद का पहला स्थान है और विश्व लेवल पर देखेंगे तो 153वां स्थान है। उसके बाद भारत का सबसे अच्छा शहर है पुणे, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर नई दिल्ली। अब ये सारा आपको नहीं याद रखना है। ये याद रखना है कि कितने भारतीय शहर शामिल किए गए, 7, और ऊपर के 2 याद करने हैं कि कौन से भारत के 2 सबसे अच्छे शहर हैं रहने लायक स्थान में। तो हमारा उत्तर होगा हैदराबाद और पुणे। ये भारत के सबसे अच्छे शहर हैं दुनिया में रहने लायक। रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो मर्सर नाम की संस्था। कितने जो है जगह शामिल हुए हैं? तो 241 शामिल हुए। अगला ध्यान देते हैं। तो अगला बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि जितने हाईलाइट हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अलग अलग जगहों से चुन के लिखा गया है। आप प्रश्न को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सब किसी न किसी पेपर में पूछे जाएंगे। तो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? एक बैठक होती है वैश्विक स्तर पर नदी शहर के जो संगठन है रिवर सिटी अलायंस है, तो वो कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में। दुबई में कब लॉन्च किया गया? तो हम जानते हैं कि दुबई में ही हाल ही में कॉप 80 की बैठक हुई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक भी दुबई में हुई है और रिवर सिटी अलायंस की बैठक भी कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश शामिल हैं दोस्तों, यह भी बात ध्यान में रखिएगा। जो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस है इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश शामिल हैं। हमारा देश भारत भी शामिल है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो दुबई में लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? तो हम कहेंगे कि कॉप 28 के बैठक के दौरान ये लॉन्च किया गया। अब इन 11 के नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार जान लीजिए कि भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका ये इस अलायंस में शामिल हैं। किस अलायंस में? तो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस में शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल पार्टनरशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे? ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा
कि विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? केन्या के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या होते हैं? देखिए, एक मूर्त सांस्कृतिक धरोहर होता है, एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर होता है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कुछ जगह आते हैं, शहर आते हैं, मंदिर आते हैं, किताबें आती हैं, ये सब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में आते हैं। तो उसकी अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक आयोजित की गई। कब आयोजित की गई है? 5 से 8 दिसंबर के बीच में आयोजित की गई। अब महत्वपूर्ण यह है कि कहाँ आयोजित की गई। जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए बैठक आयोजित हुई थी, वो कहाँ बैठक आयोजित की गई है? तो बोत्सवाना में कसाने, बोत्सवाना में कसाने। और आयोजन कौन करता है? यूनेस्को। कौन आयोजित करता है? यूनेस्को। एक बार फिर से देखिए कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की अंतर सरकारी समिति की बैठक हुई है। वो बैठक आयोजित कौन करता है? यूनेस्को के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो बोत्सवाना के कसाने में आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया है? तो 5 से 8 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हुआ क्या है। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में याद रखिएगा कि एक भारतीय नृत्य को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक के रूप में धरोहर घोषित किया गया है। वो कौन सा भारतीय नृत्य है? तो गरबा, जो गुजरात में होता है। कहाँ होता है गरबा? तो गरबा जो गुजरात में होता है दोस्तों, उसे यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। ये ध्यान में रखिएगा कि गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। और ये इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो कसाने, बोत्सवाना में हुई थी। और कब हुई थी? तो 5 से 8 दिसंबर के बीच में हुई थी। पूरी जानकारी आपको इससे संबंधित रख लेना है। अगले पेज पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? एथलीट ऑफ द ईयर महान फुटबॉलर लियोन मेसी को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो लियोन मेसी को चुना गया है। अगला है कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची कौन जारी करती है? तो महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की जो सूची है वो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो फोर्ब्स पत्रिका है इसके द्वारा जारी की जाती है दुनिया में 100 सबसे शक्तिशाली पुरुष या महिलाओं की सूची। इस सूची में इस बार के जो शीर्ष 3 महिलाएं हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखना है। वर्सुला वान डेर लेयन, वर्सुला वान डेर लेयन ये क्या है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं। दूसरी है क्रिस्टीना लेगार्ड, ये क्या है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और तीसरी है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। एक बार फिर से देखिए कि दुनिया में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसने जारी की है? तो फोर्ब्स ने जारी की है। इसमें 3 जो उच्च स्तर की महिलाएं हैं उसमें है वर्सुला वान डेर लेन। क्या हैं ये? तो यूरोपीय आयोग या ईयू की अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीना लेगार्ड क्या है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और कमला हैरिस क्या है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अब बात आती है कि इस सूची में जो ये फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, इसमें क्या भारतीय महिलाएं हैं? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। अब कौन कौन सी 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो आप देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी हैं, जो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री भी हैं। तो ये पहले स्थान पर हैं। भारत के संदर्भ में निर्मला सीतारमण भारत की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए तो ये 32वें नंबर पर हैं। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे शक्तिशाली महिला हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो निर्मला सीतारमण को। और विश्व स्तर पर इनका रैंक क्या है? तो 32वां। दूसरी भारत की शक्तिशाली हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, तीसरी हैं सोमा मंडल और चौथी हैं किरण मजूमदार शाह। आपको ऊपर के ये दोनों ध्यान में रखना है कि भारत की फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में भारत की 2 सबसे शक्तिशाली महिलाएं किन्हें घोषित किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं और रोशनी नाडर मल्होत्रा जी हैं। अगला ध्यान दीजिएगा कि किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से कौन सा देश बाहर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इटली जो है वो चीन के ओबोर परियोजना से या वन बेल्ट वन रोड परियोजना से बाहर हो गया है। इटली जो है
चीन के ओबोर परियोजना से या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से बाहर हो गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और जल्दी की बात करें तो फिलीपींस भी बाहर हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड लीड 2.0 का शुभारंभ किया है? लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है, तो किसके साथ में किया है? स्वीडन के साथ में किया है। भारत ने किसके साथ में लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो स्वीडन के साथ में किया है, यह भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि जो लीड आईटी 2.0 है, इसका पूरा नाम क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। कौन देश शामिल है? तो भारत और स्वीडन शामिल है। दोनों बातें याद रखिएगा। जो लीड आईटी है, इसका नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। और कौन सा देश है? तो स्वीडन और भारत। अगला ध्यान दीजिएगा कि किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? तो भारत को फिर से चुना गया है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भारत का ये जो कार्यकाल होगा वो 2024-25 के लिए होगा। कहां? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में भारत को फिर से चुना गया है। अब भारत 2024 से 2025 तक इसका सदस्य रहेगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो यहां एक नाम केवल आप याद रखिएगा कि जर्मन वाच के द्वारा ये जारी किया गया, और दूसरे को भी कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये बताता है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने में कितने हद तक जो है अपने लिए काम किया है, यही इसमें बताया गया। तो ये जारी करती है जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इसको जारी करती हैं। अब आगे देखते हैं। हमने कोशिश किया है कि जो इस टाइप के प्रश्न हैं उनकी सारी उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो एक जगह पर दे दी जाएं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसमें कितने देश शामिल किए गए? तो 63 देश शामिल किए गए और एक यूनियन शामिल किया गया, यूरोपीय संघ। अगर पूछा जाए कि इस बार के जलवायु परिवर्तन में कितने देश शामिल हैं, तो 63 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। पहले 3 स्थान पर किसी भी देश को जगह नहीं दिया गया, यानी कि ये जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट कहते हैं कि टॉप 3 लायक कोई देश है ही नहीं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद की हो। चौथे स्थान से रैंक बनाते, कहते हैं 3 पर कोई नहीं है, पहले दूसरे तीसरे को खाली है। अब चौथे पे कह रहे हैं डेनमार्क है, पांचवे पे एस्टोनिया है और छठवें पे फिलीपींस है। ये बातें याद रखिएगा कि टॉप 3 खाली है, चौथे पे डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, फिर फिलीपींस। DAF, डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस। भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक है वो 7वीं रैंक है, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। कुल 63 देश और यूरोपीय यूनियन है। शुरू के 3 पर किसी को नहीं मिला है, उसके बाद डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस हैं। भारत का क्या रैंक है? तो भारत का 7वां रैंक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की है? ठंडे होने की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल यानी विश्व जो है वो ठंडा भी होगा या हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP ने जारी किया है। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP ने जारी किया है। अब आइए देखते हैं क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी यानी ठंडे होने से संबंधित जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन है उसमें G20 के जो देश हैं, 20 देश हैं, उनका कितना योगदान है? तो 82%। ग्लोबल वार्मिंग को ठंडक पहुंचाने में जो ग्रीन हाउस गैस पैदा करने वाले देश हैं उसमें G20 वाले ही अकेले 82% हैं, ये ध्यान रखना। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल कौन शुरू किया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा कि अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसने प्रारंभ किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये ध्यान में रखना। इसमें क्या है कि 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित कर दिया जाए।
भाई संयुक्त राष्ट्र ने एक पहल शुरू की है। क्या पहल शुरू की है कि अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, यानी कोई ऐसी समस्या आए, मौसम या प्राकृतिक आपदा वाली समस्या आए, उससे पहले ही लोगों को वार्निंग कर दिया जाए और उससे बचाव के तरीके ढूंढने शुरू हो जाएं। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है। इसका लक्ष्य कब तक है? तो 2027 तक सभी को जो है प्राकृतिक आपदाओं से और खतरनाक मौसम से बचाने के तरीके ढूंढ लिए जाएं, सबको सुरक्षा दे दी जाए। अगला देखना है, तो यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल लॉन्च किया है? ग्रीन राइजिंग पहल तो भारत के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन राइजिंग पहल किसने लॉन्च किया है? यूनिसेफ ने। और किस देश की मदद से लॉन्च किया है? तो भारत की मदद से लॉन्च किया है। अब आ जाए कि कहाँ लॉन्च की गई है, तो COP 28 की बैठक हुई थी दुबई UAE में, वहीं से लॉन्च किया गया। तीनों बातें समझ लेना है कि ग्रीन राइजिंग पहल किसने लॉन्च किया? यूनिसेफ ने। कहां से लॉन्च किया? तो दुबई से। और किस देश की मदद से लॉन्च किया? तो भारत की मदद से लॉन्च किया है। अगला है, WISC शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो कतर, दोहा में। कहां आयोजित किया गया है? कतर की राजधानी दोहा है, यहीं पर WISE का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कौन सा? तो 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अब ये WISE क्या है? तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन का 11वां संस्करण आयोजित हुआ था। कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि किस भारतीय को WISE यानी वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? WISE प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया, तो सफीना हुसैन को। ये पहली भारतीय महिला है। ये क्वेश्चन स्टार कर लीजिएगा। हम बार बार कहते हैं कि जब कोई भारत में पहली बार होता है, या भारत का सबसे बड़ा है, या भारत में सबसे छोटा है, इस टाइप के जब वो प्रश्न बनते हैं तो वे अपने आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन सी भारतीय महिला है या कौन से पहले भारतीय हैं जिनको वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन को। अब पूछा जाए कि वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन कहाँ दिया गया था, तो अभी हमने पढ़ा है कि कतर की राजधानी दोहा में। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन बनाए गए हैं। अगला है कि कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? यानी 8वें नंबर पर अभी तक इटली का मंदिर पोम्पेई मंदिर था, अब कौन सा बन गया? तो अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया का, ये 8वें नंबर पर पहुंच गया। तो विश्व का 8वां आश्चर्य क्या है? 7वां क्या है? तो ताजमहल है, ये हम सब जानते हैं। 8वां क्या है? तो अब 8वां बन गया है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ये ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसको चुना गया है? तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? जोसेफ बोकाई। लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? जोसेफ बोकाई बनाए गए हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि एपेक लीडर वीक कहाँ आयोजित किया गया? एपेक एक संस्था है, इसका लीडर वीक कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में आयोजित किया गया है। एपेक का लीडर वीक आयोजित कहाँ हुआ है? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ हुआ है? सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ है, ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या थी? तो सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। सबके लिए लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण एपेक लीडर वीक की थीम थी। अगला है, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? ल्यूक फ्रीडेन को। यहां ध्यान दीजिएगा, लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन को बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन आए हैं? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइजिव, ये जो है मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, ध्यान रखना है कि मोहम्मद मुइजू जो है ये मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में आए हैं। ये प्रश्न आरओ में भी पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हमने काफ़ी मेहनत करके इन प्रश्नों को चुना है। यदि आपको लगता है कि वाकई में सर ने प्रश्नों को लेने में काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी अच्छे से प्रश्नों को जो है उठा के हमें समझाया जा रहा है, तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आइए हम लोग देखते हैं। अगला है
कि चक्रवात मिधीली कहाँ पर आया है। हाल ही में चक्रवात मिधीली आया था 17 नवंबर 2023 में। तो कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में मिधीली नामक चक्रवात आया था। ये मिधीली जो नाम है इस चक्रवात का, ये नामकरण किसने किया? तो मालदीव ने किया। किसने नाम दिया है? तो मालदीव ने दिया है। क्या नाम दिया? तो मिधीली नाम दिया। कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? जो ये मिधीली चक्रवात आया, इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए हैं। एक बार आप खुद से ऐसे को बार बार रिवीजन किया करिए। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो पूरे साल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे रिवीजन हो जाएंगे। परीक्षा में इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। चक्रवात मिधीली बंगाल की खाड़ी में आया था। मालदीव ने नाम दिया था। भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए हैं। अगला है कि इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? इनोवेशन हैंडशेक जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में ये लॉन्च किया गया। ये ध्यान में आपको रखना है। एक बार फिर से कि इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय समझौते हैं उनको मजबूत करना है। इनोवेशन हैंडशेक भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय तकनीकी संबंध को मजबूत करने के लिए बनाए गए। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में इसे लॉन्च किया गया है। ये बातें हमें जान लेना है। अगला है कि किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया? 2023 का स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है। तो क्लाइमेट से संबंधित है तो मौसम विज्ञान संगठन जारी किया होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि 2023 में अगर स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट की बात आती है, क्लाइमेट शब्द जुड़ा हुआ है और विकल्प में अगर मौसम विज्ञान है तो यही जारी किया होगा। आप इसको ऐसे भी टिक मारिए। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? यहां ध्यान रखना है कि मिनीमाता एक रोग है। किससे फैलता है? पारे की अधिकता से फैलता है। यह भी आरओ में पूछा गया, ध्यान रखना है। मिनीमाता रोग किससे होता है? पारे की अधिकता से होता है। सबसे पहले कहां फैला था? तो ये जापान के मिनीमाता शहर में फैला था। तो उन्हीं के लिए 5वीं बैठक का आयोजन हुआ। तो कहां पर हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। कहां हुआ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। क्या हुआ है? पारे के ऊपर बैठक हुई है कि भाई पारे की जो अधिकता हो जाती है जल को, उसको रोका जाए, क्योंकि इससे मिनीमाता रोग होता है। इसी पर बैठक की गई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किसने की? जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है उसमें 2 देश, एक तो फिलीपींस और एक अभी हमने पढ़ा क्या? इटली। ये दोनों देश जो है उससे बाहर निकल गए हैं, यानी उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। ये ध्यान दीजिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? तो चीन एक ऐसी सड़क बनाना चाहता है जो दुनिया के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता हो। चीन एक ऐसी सड़क बनाना चाहता है जो दुनिया के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरना चाहता हो। अब इसी से संबंधित पहले उसने एक पहल की जिसमें अब फिलीपींस और इटली बाहर हो गए हैं। याद रखना कि भारत चीन के इस पहल का सदस्य नहीं है। अगला ध्यान देना है कि ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समिति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूके में किया गया था। अब इसमें बात आती है कि कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो 28 देशों ने। फिर से एक बार देखिए कि पहला ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट का आयोजन हुआ था कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। एआई मतलब आर्टिफिशियल सुरक्षा समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इस पर एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट पर विश्व के 28 देशों ने समझौता किया है। इस समझौते को नाम क्या दिया गया है? तो ब्लेचेली घोषणा। अब ये महत्वपूर्ण है, इसको स्टार करके रखिएगा कि ब्लेचेली घोषणा किससे संबंधित है? तो एआई सेफ्टी समिति से संबंधित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। कहां पर हुआ है? तो यूके में हुआ था इसकी बैठक, और वहीं पर दुनिया के 28 देशों ने आपस में एक समझौता किया कि भाई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, रोबोट वगैरह हैं, इनसे बचाव कैसे किए जाने हैं। इसको नाम क्या दिया गया? तो ब्लेचली घोषणा नाम दिया गया। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटी डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया? यूनेस्को ने
अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है दुनिया के 55 शहरों को। कितने शहरों को शामिल किया है? तो दुनिया के 55 शहरों को यूनेस्को ने शामिल किया है। ये ध्यान रखना है आपको कि कितने शहर शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, स्टार करके रखना है इसे कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो UNEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, यानी क्या बताती है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये दोनों बातें ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट कौन जारी करती है और ये संबंधित किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। 24 अक्टूबर 2030 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? यानी वे डॉल्फिन जो नदियों में रहती हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए एक वैश्विक घोषणा पत्र जारी हुआ है जिस पर दुनिया के 11 देशों ने साइन किए हैं। कब तक? 2030 तक। यानी 2030 तक जो डॉल्फिन नदी में पाई जाती हैं उनको सुरक्षित करने के लिए दुनिया के 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। उनमें बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राजील है, कंबोडिया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, भारत भी है। तो इस तरह से दुनिया के 11 देश हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसका टारगेट कब तक है? 2030 तक। और कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश शामिल हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? जो विश्व पर्यटन संगठन है UN का, उसकी 25वीं बैठक आयोजित हुई। तो कहाँ पर हुई है? पर्यटन से संबंधित बैठक UN की कहाँ पर आयोजित हुई? तो समरकंद में। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद। यह भी RO में पूछा गया था, ध्यान रखना है कि जो समरकंद है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है और यहीं पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं बैठक हुई है। अब इस बैठक में जो विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं बैठक हुई समरकंद उज्बेकिस्तान में, इसके तहत भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? यानी भारत का ऐसा कौन सा गांव है जिसे सबसे अच्छा घूमने टहलने लायक, पर्यटन करने लायक गांव घोषित किया गया है? तो गुजरात का धोरडो गांव। ये याद रखिएगा, भारत के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये बात कि भारत का कौन सा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है? तो धोरडो गांव जो है वो गुजरात का है। और कहां पर इसकी बैठक हुई? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं बैठक। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डेनियल नोबोवा जो है ये सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये बातें ध्यान में आपको रखना है कि कौन चुने गए हैं। तो डेनियल नोबोवा। दरअसल जब राष्ट्रपति से संबंधित कई बार पूछा जाता है तो वन लाइनर पूछा जाता है, नहीं तो अक्सर जो है इन्हें मैच करने के लिए दे दिया जाता है, कूट से संबंधित दिया जाता है। PCS और RO जैसी परीक्षाओं में तो अब इनको जो है वो कूट के द्वारा मिलाने के लिए दिया जाता है कि नए चुनित जो नेता हैं और देश हैं उनको मिलाने के लिए आ जाता है। तो ऐसे प्रश्न अब बनते रहते हैं। अगला ये देखते हैं, तो किस संस्थान ने वन सी गेयर भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? वन सी गेयर में शामिल हो रहा है कौन सा संस्थान? तो इसे हमें यही इतना जो शॉर्टकट है ये याद रखना है कि ICRISAT जो एक संस्थान है ये वन सी गेयर में शामिल हो रहा है। किससे संबंधित है? तो ये अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान है जो इसमें शामिल होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। एक बात ध्यान देना कि ये जो 2+2 वार्ता है ये भारत का जापान के साथ में भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी है और अमेरिका के भी साथ में है। भारत की जो 2+2 वार्ता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ में है। अब पहली बार भारत ने यूके के साथ में किया है। कहां पर किया है? तो 2+2 वार्ता नई दिल्ली में किया है।
ये बातें हमें ध्यान में रखना है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हमने इसमें चुने हैं वे सारे अति महत्वपूर्ण हैं। अगला है, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने जब इजरायल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया, यानी फिलिस्तीन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, तो वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत किसने की है, ऑपरेशन अजय की घोषणा किसने की है? तो कई बार हमें लगेगा कि प्रधानमंत्री ने किया है, नहीं, इसे वित्त मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अगला है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बन गया? भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है वो किसका सदस्य बन गया? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बन गया। किसका सदस्य बना है? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बन गया है। ये ध्यान में हमको रखना है। अगला है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की यात्रा की? सामिया सुलूह हसन वे भारत आई थी, तो वे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो सामिया सुलूह हसन जो है ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, भारत आई थी। अब थोड़ा सा जानिएगा कि जो सामिया सुलूह हसन हैं, तंजानिया की राष्ट्रपति बनी हैं, इन्हें भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ध्यान में रखना है कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने किस विदेशी राजनेता को डॉक्टरेट की उपाधि दी है? तो सामिया सुलूह हसन। क्या है ये? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। किसने दिया है? तो जेएनयू ने दिया है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अक्षरधाम मंदिर। कहाँ पर? अक्षरधाम मंदिर। कहाँ पर है ये अक्षरधाम मंदिर? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में है। कहाँ पर है? अमेरिका के न्यू जर्सी में है, तो यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखना है कि इजरायल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? दरअसल इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो फिलिस्तीन में एक आतंकवादी समूह है हमास। हमास के लोगों ने इजरायल के नागरिकों को बंधक बना लिया, तो इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आयरन स्वार्ड्स। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आयरन स्वार्ड्स। ये इजरायल के संबंध में भारत के परीक्षा में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है कि भारत ने फिलिस्तीन के हमास समूह को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स शुरू किया। और इजरायल से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया। ऑपरेशन अजय भारत ने शुरू किया। ये ध्यान में हमको रखना है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक संस्था है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक संस्था है, उसी के द्वारा जारी किया गया है। अगला है कि उत्तर अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ह्यूस्टन में, अमेरिका के ह्यूस्टन में, टेक्सास राज्य में पड़ता है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक स्थान है ह्यूस्टन, वहीं पर पहला गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो मैरीलैंड में, अमेरिका के मैरीलैंड में लगाई गई है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा अमेरिका से संबंधित, कि अमेरिका के टेक्सास में गांधी संग्रहालय बनाया गया और अमेरिका के मैरीलैंड में भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई। इसे नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक एक रिपोर्ट है, वो जारी कौन करता है? नवाचार का मतलब क्या होता है? नवाचार का मतलब हम इनोवेशन या खोज से संबंधित है कि कौन से लोग हैं या कहाँ के लोग या किस देश के नागरिक नई नई खोज के बारे में या नए नए चीज़ों को करने के बारे में जागरूक रहते हैं। तो इससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट
तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कितने देश शामिल किए गए? तो 132 देश शामिल किए गए हैं। जो नवाचार सूचकांक रिपोर्ट है इसमें 132 देश शामिल हुए। इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। ये ध्यान में हमको रख लेना है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें खंड का आयोजन किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वीं बैठक हुई है उसके अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। अगला है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है शिक्षा के मामले में, खोज के मामले में, वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में, तो उनसे संबंधित विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी एक रैंकिंग बनाई जाती है। और वो कौन बना रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा बनाया जाता है। दुनिया का सबसे शीर्ष विश्वविद्यालय यानी सबसे अच्छा पहले नंबर पर विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम का, वो पहले स्थान पर है। ये ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष पर है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। वो भारत का सबसे अच्छा संस्थान है शिक्षा के क्षेत्र में। अब अगले उसमें हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम यानी कि संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का मतलब क्या है? कि हम साथ साथ मिलकर के अंतरिक्ष के लिए जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे, उपग्रह छोड़ेंगे। तो वो कौन सा समूह है? तो I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। ध्यान रखना है। अगला है, इसको स्टार करके रखिएगा, कि किन देश के नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? साहेल सुरक्षा समझौता तो इसमें जो है वो 3 देश हैं, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इन तीनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे साहेल सुरक्षा समझौता कहा गया। ये कहाँ पर हुआ है? तो माली की राजधानी है बमाको। यहीं पर साहेल सुरक्षा समझौता हुआ है। 3 देश इसमें शामिल हैं, माली है, बुर्किना फासो है और नाइजर हैं। ये देश किस महाद्वीप में आते हैं? तो हम कहेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो हम कहेंगे ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी तट पर। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये तीनों देश स्थित हैं। उन्हीं के बीच में साहेल सुरक्षा समझौता हुआ है। तीनों देश स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र का जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। जलवायु से संबंधित जो महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। ये ध्यान में रखना है। अगला है कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहीं पर आयोजित की गई है विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक। ये जो विश्व धरोहर समिति है ये किससे संबंधित है? तो यूनेस्को से संबंधित है, ध्यान में रखना है। भारत से 2 स्थान चुने गए हैं इसमें, ये भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से? एक तो ग्वालियर और एक कोझिकोड। कौन कौन से? ग्वालियर और कोझिकोड विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत से 2 स्थान चुने गए। ठीक है, बैठक कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ये बैठक हुई है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ